हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स सत्संग में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आई होप आपको हमारी आवाज़ आती रहेगी। सो अगर आवाज़ आ रही है तो खाली बस यस करके लिख दीजिए, सो वी कैन स्टार्ट द सत्संग। यस, यस, आई थिंक सो। क्लियर Yes. है। यस, यस, कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है ये टैक्स सत्संग में। सबको सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये नया साल आपके फैमिली को अच्छा जाए। ओके, तो शुरू करते हैं सर। योगेश जी, वेलकम टू टैक्स सत्संग। तो Thank you. यस, तो सभी को पहला एक हैप्पी क्वेश्चन। यस सर, सॉरी। सभी को हैप्पी न्यू ईयर सभी यस, लिसनर्स को। यस, यस। सो एक्चुअली सर, अभी बहुत सारा एक इशू चल रहा है रिगार्डिंग फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर। ओके, सो ये सेशन शुरू करने के इसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर्स क्या है और ये किसको एप्लीकेबल है और इसको मतलब क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इसमें होते हैं सर? राइट। अभी तो ये काफी मतलब डिपार्टमेंट काफी एग्रेसिवली इस चीज को ले रहा है कि भाई फॉरेन असेट्स और इनकम डिस्क्लोजर के रिलेटेड बहुत से लोगों के लिए मतलब फॉरेन में जो असेट्स है मतलब बहुत सारे लोग पहले एनआरआई थे उनके वहां पर बैंक अकाउंट्स है या ईसॉप्स है, मेजरली ईसॉप्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं। बाकी तो इन्वेस्टमेंट काफी कुछ रहती नहीं है, बट कुछ स्टॉक्स वगैरह में, कुछ फॉरेन कंट्री में कुछ स्टॉक्स वगैरह रहते हैं, तो वहां पर वो असेट्स होती है। तो उसका डिस्क्लोजर का क्या नॉर्म्स है, इसके लिए बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है, बहुत से सवाल आते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर आज हम वही देखने वाले हैं शुरुआत में कि ये असेट डिस्क्लोजर मतलब फॉरेन असेट डिस्क्लोजर और इनकम ये किस किस को एप्लीकेबल है और उसका नॉन डिस्क्लोजर का क्या इंप्लीकेशन होने वाला है। तो ये तो पहली बात ये है कि भाई ये सिर्फ रेसिडेंट को एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट द रेसिडेंट्स फॉरेन असेट्स। मतलब जो रेसिडेंट है इंडिया में उनके फॉरेन असेट से रिलेटेड उनको कंसर्न है। तो वहां पर हमारे लिए ये है कि भाई ये क्लियर है कि भाई ये सिर्फ रेसिडेंट को एप्लीकेबल है। यहाँ पर हमको क्या क्या डिस्क्लोज करना है तो ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई वहां पर बैंक अकाउंट है, उसमें कुछ नहीं है, बैलेंस कुछ नहीं है, हार्डली $1-2 हो सकते हैं, $1-2 हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं है, वहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट है वहां पर। तो इस तरह से वहां पर फॉरेन में कोई अकाउंट है तो क्या वो डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या? बहुत से लोग जो है वो तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे ग्रुप जो है, हमारा कोई भी ग्रुप जो है वो ये डिक्लेरेशन दे ही नहीं रहा है, किसको पता चलेगा ये सोचकर। बट आज की डेट में सीएफएस बोलो या फटका बोलो, इनके अंडर में वर्ल्ड ओवर सभी लोग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत अग्रेसिवली कर रहे हैं कि भाई उनके कंट्री में दूसरे कंट्री के किन किन के अकाउंट्स मेंटेन्ड है, किन किन के असेट्स मेंटेन है, किन किन के शेयर्स मेंटेन्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज कर रहे हैं। इवन वो एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं, इसलिए ड्यूरिंग द ईयर में भी पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही ईयर खत्म हो जाता है उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है और उसके बेसिस पे बहुत सारे नोटिस इश्यू हो रहे हैं। अब इसके अंदर में ब्लैक मनी एक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो हम देख रहे हैं कि भाई ये डिस्क्लोजर करना चाहिए हमको आईटीआर में, वो हो गया इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट। और इनकम टैक्स एक्ट उस पर कोई वैसे पिनलाइज नहीं कर रहा है कि भाई पहले से, मतलब ये तो बहुत पुराना है कि भाई पुराना ये है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई ये सारी ऐसे डिस्क्लोज होनी चाहिए या इनकम डिस्क्लोज होना चाहिए, बट ये नहीं भी होता है तो कोई पिनलाइज नहीं कर रहा था। पर ब्लैक मनी एक्ट में प्रोविजन है क्लियरली, पीएमएलए और ब्लैक मनी एक्ट ये दोनों में भी ये दोनों लॉ इसके पीछे है कि भाई अगर हम आईटीआर में ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वहां पर 10 लाख की पेनल्टी हो सकती है कि भाई अगर मैं फॉरेन एसेट डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं और फॉरेन इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं तो दोनों भी केस में मेरे लिए 10 लाख की पेनल्टी हो सकती है। अब यहां पर क्या है कि भाई बहुत से लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट है, $2-4 के बैलेंस के अकाउंट है, तो इसकी वजह से जेन्युइन हार्डशिप हो रही थी लोगों को कि भाई यार ये $2-4 के अकाउंट के लिए मैं 10 लाख की पेनल्टी भरूंगा क्या? तो इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने ये लाया कि भाई चलो जिनका 5 लाख से नीचे का बैलेंस है उनको हम पेनलाइज नहीं करेंगे। बट उस केस में किसी का $100 है किसी अकाउंट में या $5 है किसी अकाउंट में, तो क्या उसको डिक्लेयर करना जरूरी है? तो हाँ, डेफिनेटली उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न में ये डिक्लेयर करना जरूरी है। अब केस ये हो सकती है कि भाई मान लो कोई था वहां पर एम्प्लॉयमेंट में था आउटसाइड इंडिया, वहां पर उसका एक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट जिसमें $100 है। अब वो इंडिया में आ गया, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, रिटायर होके आ गया।
यहाँ पे कोई इनकम नहीं है उसका, जो भी है ग्रोथ फंड्स में वगैरह होंगे, तो इसलिए उसका कोई इनकम नहीं है। उसका 1 लाख क्या 25-50 हज़ार भी सेविंग का इंटरेस्ट नहीं है, इतना ही इनकम है। तो क्या करेगा वो? क्या उसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है क्या, पहली बात तो? और फिर फॉरेन एसेट कहाँ डिक्लेयर करेगा? तो यहाँ पर ये क्लियर बोला है कि भई ये जब हम 139(1) अगर देखेंगे हम, जहाँ पर रिटर्न मैंडेटरी है, वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया है कि भई इफ यू आर हैविंग फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट, यू हैव टू फाइल द रिटर्न। ये आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे कुछ-कुछ मैंडेटरी ट्रिगर पॉइंट्स है डिपार्टमेंट के, वैसा ये भी ट्रिगरिंग पॉइंट है कि भई आपके पास में इवन $1 का भी बैंक अकाउंट है वहाँ पर जिसमें $1 पड़ा है, तो भी यू हैव टू फाइल कंपल्सरी रिटर्न, मतलब मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग में आप आ जाते हो। तो पहले तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है कि भई इवन आपने $1 इनकम अर्न किया फॉरेन में, उस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो बात की बात है। फॉरेन में लगेगा या इंडिया में लगेगा, क्योंकि बीइंग रेसिडेंट आपको इंडिया में ग्लोबल टैक्सेशन होगा, ग्लोबल इनकम पे। बट आपका $1 का इनकम है, अब मान लो कि भई $100 का इनकम है, आपको बाकी कोई इनकम ही नहीं है। तो क्या इस केस में क्या होगा आपके साथ? तो आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। तो एक तो मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग में हम आते हैं। अब रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर में उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी, फिर वो नोटिस इश्यू कर देंगे। फिर वो नोटिस इश्यू कर देंगे और उसके बेसिस पे वो वापस हमारे लिए वापस तकलीफ हो जाएगी कि भाई उसको रिप्लाई करो और ये करो। तो उसके बाद में अभी अक्टूबर अक्टूबर 24 में थोड़ा और रिलैक्सेशन दिया। गवर्नमेंट ने ये बताया कि भाई ये तो हो गया कि भाई हम 5 लाख के नीचे बैंक बैलेंस है तो उनको नोटिस नहीं रेज करेंगे, पर उसमें भी जेन्युइन हार्डशिप हो रही है। बहुत से लोगों के कुछ बैलेंसेस से कुछ है, तो उसकी वजह से 10 लाख का पेनल्टी, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट में क्लियर प्रोविजन है कि भाई ऑफिसर में इंपोज अ पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीस। उसमें ऐसा नहीं दिया अप टू 10 लाख रुपीस। अगर आपका $100 का भी इनकम है, क्योंकि इनकम के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं दिया उन्होंने, जैसे बैंक बैलेंस 5 लाख के नीचे है तो कोई नोटिस मतलब उनको पेनल्टी नहीं लगेंगे ऐसा बोल दिया, पर इनकम के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं। तो अगर $100 का इनकम है तो 10 लाख का पेनल्टी भरेगा। तो ये जेन्युइन हार्डशिप होने जा रही थी, तो अभी भी वो हार्डशिप तो है ही है। बट उन्होंने एक कर दिया कि भाई सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए नहीं हटाया लिमिट। उन्होंने बोला कि भाई 20 लाख तक के आपका कुछ भी रहो, शेयर्स रहने दो, म्यूचुअल फंड रहने दो, आपके बैंक बैलेंस रहने दो, एफडीज रहने दो, कुछ भी रहो, 20 लाख तक वी विल नॉट टच एक्सेप्ट फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी 1 लाख की भी होंगी तो भी आपको पेनल्टी लग सकती है। यहां पर पेनल्टी के लिए रिलैक्सेशन दिया। अब यहां पर दो चीजों में समझना है। एक तो रिटर्न फाइलिंग किसके लिए कंपलसरी, रिटर्न फाइलिंग मतलब रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग करने के लिए रिटर्न फाइलिंग किसको कंपलसरी है, और दूसरा पेनल्टी किसको लगेगा। रिटर्न फाइलिंग सबके लिए मैंडेटरी है, इवन दो उनके पास में जीरो बैलेंस अकाउंट है या $1 ही इनकम हो रहा है। बैलेंस क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एसेट और इनकम दोनों डिक्लेयर करना है। तो एसेट के क्लास में हमारे पास में बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, या हमारा $1 का ही इनकम है फॉरेन से, तो भी दोनों भी केस में हमको एसेट एंड इनकम डिक्लेयर करना है और रिटर्न फाइल करना है। ये एक पार्ट हो गया। अगर मैं नहीं करता हूं तो मुझे नोटिस तो आ जाएगा कि भाई यू हैवंट फाइल्ड रिटर्न इवन दो यू हैव फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट। बट क्या पेनल्टी इंपोज होगा? तो नहीं होगा। पेनल्टी 10 लाख की जो पेनल्टी है वो इंपोज नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए लिमिट दे दिया 20 लाख के ऊपर का, वो भी एसेट के लिए दिया। अब वहां पे इनकम मेंशन नहीं है, तो अभी भी डाइसी है कि भाई अगर किसी का $5 का इनकम है आउटसाइड इंडिया, बस उतना ही इनकम है और जीरो बैलेंस अकाउंट है, और उसने अगर रिटर्न में फाइल नहीं किया, उसने डिक्लेयर नहीं किया, तो उसको नोटिस तो आएगा रिटर्न फाइलिंग के लिए, पर क्या उस पर पेनल्टी इंपोज हो जाएगा क्या? तो होने के तो चांसेस है, पर $5 के लिए कोई 10 लाख का पेनल्टी तो इंपोज करेगा नहीं। जेन्युइन हार्डशिप तो हो रही है, लोगों को जेन्युइन हार्डशिप हो रही है। नीचे ग्राउंड लेवल पे असेसिंग ऑफिसर जो है वो तो मानता नहीं है, वो बोलता मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो तो ऑर्डर पास कर देता है, हमने जाके सीआईटी अपील्स या आईटीटी में जाके फाइट करके उसको रिजॉल्व करके लाना है। अभी भी केसेस चल रहे हैं वैसे कि भाई नीचे 10 लाख की पेनल्टी लगा दी, जेन्युइन केस होते हुए भी, बट ऑफिसर इज नॉट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वो तो बोलेगा कि भाई लॉ में तो ऐसा मेंशन है, हम तो ऐसा ही करेंगे। वी डोंट हैव दैट पावर, तो हमको आगे फाइट करना पड़ेगा। मतलब मैटर विल ट्रैवल लॉन्ग, क्योंकि 10 लाख की पेनल्टी कोई भरेगा नहीं, और अगर वो कपल ऑफ ईयर्स होंगे तो एवरी ईयर हमको 10 लाख की पेनल्टी है हर साल के लिए। तो मतलब टू अवॉइड द हार्डशिप, हमारे लिए हमारी लाइफ इजी करने के लिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि भाई हमने अपने रिटर्न में, भले ही हमारा सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस का है, भले ही हम $1 ही अर्न कर रहे हैं, तो सबके लिए रिकमेंडेड है कि भाई सबने, जिन जिन के भी फॉरेन अकाउंट्स होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इवन कोई रिटायरमेंट अकाउंट होगा वहां पर,
कुछ शेयर्स होंगे, कोई ईसॉप्स होंगे, कोई आरएसयूज होंगे, कोई स्टॉक्स लेके रखे होंगे, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 20 लाख का लिमिट भी नहीं है। तो पेनल्टी तो उनको अब नीचे तो क्या आना है प्रॉपर्टी, मतलब 20 लाख के नीचे क्या प्रॉपर्टी आना है, बट अगर किसी का 1 लाख का भी वहां पे प्रॉपर्टी है तो भी उसको 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है इफ ही डोंट फाइल द रिटर्न एंड डिस्क्लोज दैट। तो ये अगर नहीं होता है तो 10 लाख की पेनल्टी लगने वाली है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसमें से एक्सक्लूड किया हुआ है। अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल असेट हैव कैपिंग ऑफ 20 लाख, उसके ऊपर ही पेनल्टी लगाएंगे, बट रिटर्न फाइलिंग जरूरी है। तो इस तरह से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमने रिटर्न फाइल करना चाहिए। डेट, वन ऑफ द रीजन फॉर डेट एक्सटेंडिंग इज दिस ऑल्सो, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर से बहुत अग्रेसिवली डिपार्टमेंट ने ये लिया है। आप देखोगे कि 2 महीने में डिपार्टमेंट ने काफी लेवल पे मार्केटिंग किया है इस चीज का, काफी लेवल पे अवेयरनेस बढ़ा है। यहाँ पर भी हमारे भी इंस्टीट्यूट में भी हमारा सारे सीएस को गैदर करके उसके ऊपर भी सेमिनार लिया डिपार्टमेंट के कमिश्नर्स ने। एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, उन्होंने आके ये अवेयर कराया कि भाई ये क्यों करना जरूरी है। और उसके बाद दिसंबर का 15 जनवरी तक डेट एक्सटेंड हुआ। जिन्होंने अभी फाइल नहीं किया होगा, पिछले 23-24 में फाइल नहीं किया होगा, सितंबर 24 तक फाइल नहीं किया होगा, या जुलाई 24 तक फाइल नहीं किया होगा, तो उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद रिटर्न भी रिवाइज नहीं होना है। तो रिटर्न रिवीजन का हमारा 31 दिसंबर था, वो उन्होंने 15 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया। तो यहां पर हमने डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब उनके पास से रहेगा कि भाई वी गेव अपॉर्चुनिटी, हमने डेट भी एक्सटेंड किया था, फिर भी आप नहीं गए, तो देयर विल नॉट बी मच लीवे टू यू। तो ऐसा लीवे बहुत ज्यादा रहेगा नहीं। जेन्युइन केसेस होने पर वो नो डाउट कि भाई हमको रिलीफ तो मिलेगा, बट इतना ट्रैवल करेंगे हम, इतना मैटर जिसमें टाइम और कॉस्ट कंज्यूम करेगा। हम आईटीटी लेवल तक जाना मतलब कपल ऑफ इयर्स का ये है, और प्लस प्रोफेशनल चार्जेस भी बढ़ने वाले हैं। तो हमारा कुछ है नहीं उसमें, अकाउंट में कुछ नहीं, इनकम कुछ नहीं, हार्डली $2-5 का है। फिर भी हमने ये रिस्क, फिर उस वैसे केसेस में हमने रिस्क नहीं लेना चाहिए। वी शुड बी इन लाइन विद लॉ, हमने लॉ को कंप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी हार्डशिप बचे। लॉ क्या चाहता है इसमें से, या ये सही है क्या नहीं है, इस पे हमारा डिबेट करने का कोई सवाल है नहीं। हमारे लिए हमारे हार्डशिप बचाना ये इंपॉर्टेंट टास्क है। तो इस तरह से हमने ये 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इनकम भी डिक्लेयर करना है, असेट भी डिक्लेयर करना है। और दूसरी बात ये भी होगी कि रिटर्न रिवाइज कर दिया, मान लो कि कोई 4-5 साल से इंडिया में है, पहले 5-10 साल आउटसाइड इंडिया था, अब 4-5 साल से डिक्लेयर नहीं किया, आज अचानक कर देगा तो प्रॉब्लम। ये तो डाउट आएगा कि भाई अपन खुद होके क्यों बताएं उनको, क्यों जगाएं उनको कि भाई सोए शेर को क्यों जगाए कि भाई अब आओ और आबेल मार मुझे, ऐसा क्यों करें। तो इसमें दूसरा भी एंगल हमने देखना जरूरी है कि भाई जब हम आज खुद होके जा रहे हैं कि भाई वी आर गोइंग फॉर डिक्लेरेशन, तो हम कभी भी ये स्टैंड ले सकते हैं कि भाई आउट ऑफ इग्नोरेंस इट वाज देयर कि भाई हम बता नहीं पाए थे, बट आज हमने सुमोटो बताया, हमने खुद होके आपको बताया। तो मतलब ये एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑलवेज हमारे पास में रहेगा, एटलीस्ट एट आईटीटी हाई कोर्ट लेवल पे, जहां पर हमारे लिए पेनल्टी बिल्कुल नहीं लगने के चांसेस है। इवन दो हमारे असेट की वैल्यू ज्यादा है, 20 लाख से ऊपर है, हमारे पास में इनकम भी ज्यादा था, बट स्टिल हमारे पास में ये रह सकता है कि भाई हमको पता नहीं था, हमने आउट ऑफ इग्नोरेंस ही छूट गया, पर हमने जब पता चला तो हमने लॉ अबाइड करना शुरू कर दिया। तो ये ऑलवेज सॉफ्ट कॉर्नर होता है लॉ के साइड से। तो हमारे लिए वो एक अच्छी बात है कि भाई भले ही पहले नहीं किया है तो भी आज हमने कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट आएगा, खुद होके आएगा, तो वो 4-5 साल के लिए फिर पेनल्टी के लिए नहीं सुनेगा कि भाई तुमको तब नहीं पता था, तो कभी पता नहीं था क्या। तो ये चांस बहुत ज्यादा है इसके ऊपर हमारे अगेंस्ट में जाने का। तो इसलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि गो फॉर फाइलिंग योर रिवाइज रिटर्न एंड डिक्लेयर द फॉरेन एसेट्स एंड जो भी है फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स इन गिवन पर्टिकुलर शेड्यूल्स। एफए और एफएसआई शेड्यूल्स जो है वो शेड्यूल्स में हमने कर देना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सो मच इतना डिटेल में आपने बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत इजी हो गया है फॉरेन स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना, जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह है। सो उसकी वजह से, बट कौन आ रहा है पूछने को या फिर ये करने को, तो उसकी वजह से रह जाता है। यस, अभी बहुत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इतने अग्रेसिव लेवल पे हो रही है, तो इसीलिए बहुत बहुत डेटा पड़ा है डिपार्टमेंट के पास। आज बस उसको एस्केलेट करना है, उसको बस यूज करना है। आज तक भी बहुत डेटा था, बट यूज करने वाला कोई नहीं था। जिस दिन वो जागेंगे उस दिन हर एक को नोटिस रेज कर देंगे, इवन माइनस को भी नोटिस आ रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कभी वहां पे आउटसाइड इंडिया हम रहते हैं, तो हमारे साथ में माइनस भी हमारे बच्चे होते हैं, तो वहां पे अकाउंट ओपन होता है, तो माइनस के अकाउंट के लिए भी वहां पे नोटिस आ रहे कि भाई दिस पर्सन हैज बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, ही हैज नॉट हैजंट फाइल्ड द रिटर्न। अब उसमें चैलेंजेस अलग है। अगर माइनर का इनकम नहीं है, सेल्फ अर्न्ड, पैसिव इनकम नहीं, पर सेल्फ अर्न्ड इनकम नहीं है, तो रिटर्न ही फाइल नहीं होता है। वो अलग चैलेंज है कि भाई वो रिटर्न ही फाइल नहीं होता है। तो उसके लिए एक्सपर्ट का ओपिनियन ये है कि भाई जहां पर क्लबिंग होता है माइनर का,
उस पेरेंट के अकाउंट में वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। इवन माइनर का भी अकाउंट है, फॉरेन अकाउंट है, तो वहां पर भी तो बहुत अग्रेसिव लेवल पे मतलब माइनर्स को भी नोटिसेस आ रहे हैं, तो मतलब हमने तो ध्यान रखना ही चाहिए कि भाई डेटा बहुत है डिपार्टमेंट के पास, बस उसको यूटिलाइज करने वाला आना चाहिए। वो फुल नोटिसेस रेज कर देगा, नोटिसेस इशू कर देगा ये सारी चीजों के लिए। राइट, थैंक यू सो मच। सो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो डज सैलरीड people need to file the income tax on quarterly basis declaring gain or loss from other non business sources, rental income, share market वगैरह, मतलब एडवांस टैक्स के बारे में है सर। सो हाँ, भरना मतलब चाहिए। ये नीड टू फाइल टैक्स रिटर्न क्वार्टरली, मतलब टैक्स रिटर्न तो कोई क्वार्टरली होता नहीं, टैक्स रिटर्न तो एनुअली ही होता है, बस एडवांस टैक्स भरा जाता है 15 जून को, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को। तो डेफिनेटली सैलरीड वाले भी हैं तो भी उनको करना होता है। किनको एप्लीकेबल नहीं है ये? जिनका एनुअल टैक्स लाइबिलिटी डज नॉट क्रॉस 10,000 रुपीज। अगर मेरा इनकम आ भी रहा है और वो सब मिला के भी मेरा टैक्स लायबिलिटी एट द ईयर एंड जब मैं रिटर्न फाइल करने के लिए बैठूं, तब अगर मेरा 10,000 से बिलो है तो मुझे एडवांस टैक्स की प्रोविजन अबाइड करना जरूरी नहीं है। ये लॉ में ही एग्जम्पशन दिया हुआ है, एक्सक्लूजन है। बट अगर ऐसा नहीं है, मेरा इनकम ज्यादा होने वाला है, तो आई हैव टू अबाइड दिस डेट्स और मुझे एडवांस टैक्स भर देना चाहिए। राइट। इसके बाद में संजय अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, इफ अदर इनकम इज 0 एंड लॉन्ग टर्म इनकम इज 3.75 lakhs, देन पूरा टैक्स एग्जम्प्टेड होगा या ओनली 1.25 lakhs जो एग्जम्पशन मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ, अगर आप रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सब्ज्यूम होता है। तो मतलब आपके पास दूसरा कोई इनकम नहीं है, यू हैव ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो पहले तो आपका 1.25 निकल जाएगा 3.75 में से, मतलब यू आर लेफ्ट विथ 2.5 lakhs। 2.5 lakhs का आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यूटिलाइज हो जाएगा और आपको जीरो टैक्स लग जाएगा। तो यू नीड नॉट हैव टू गो फॉर एनी टैक्सेशन, बिकॉज रेसिडेंट के लिए ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में भी सब्ज्यूम कर लेता है। राइट सर, ये हमेशा का मतलब हर सत्संग में ये एचयूएफ के रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है सर। सो 2-4 क्वेश्चन है इसके रिलेटेड ही साथ में, बस मैं मतलब कि ये क्या एचयूएफ का टैक्स बेनिफिट है, इसका पैन कार्ड वगैरह कैसा निकलता है वगैरह, और इसका कैसा टैक्स सेविंग हो सकता है? यस सर। राइट। अभी यहाँ पर एचयूएफ जो है, एचयूएफ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसमें मतलब हिंदूज, जैन, सिख्स ये कम्युनिटीज फॉल होते हैं, इसमें क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स ये फॉल नहीं होते हैं। तो ये लिमिटेड लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो हिंदूज में फॉल होते हैं उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये कंसेप्ट जहां पर बाय लॉ चलता है वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल को लिमिट्स होते हैं, इंडिविजुअल को जैसे 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम जैसे भी स्लैब रेट्स है, वैसे सिमिलर स्लैब रेट्स एचयूएफ को भी होते हैं। अब एचयूएफ कौन फॉर्म कर सकता है? एचयूएफ होता क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो मतलब एचयूएफ फॉर्म करने के लिए देयर शुड बी ए कपल, और एक्सपर्ट का बोलना यह है कि भाई देयर शुड बी ए किड, मतलब एक तो भी बच्चा रहना चाहिए, तभी आप एचयूएफ फॉर्म करते हो। अब यहाँ पे दो लॉ रोल प्ले करते हैं, एक तो हिंदू लॉ है और एक इनकम टैक्स एक्ट है। हिंदू लॉ के हिसाब से वंस यू गेट मैरिड योर एचयूएफ हैज बीन फॉर्म्ड, हिंदू लॉ के हिसाब से। बट इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन को पार्टनर, एक को पार्टनर चाहिए। तो इसलिए को पार्टनर का जब तक बर्थ नहीं होता है, मतलब एक बच्चा नहीं होता है, तब तक को पार्टनर ही नहीं है। तो एक करता और वाइफ जो होती है वो मेंबर होती है, शी इज नॉट द को पार्टनर, को पार्टनर इज नेक्स्ट जनरेशन। तो को पार्टनर नहीं होने से इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से काफी जजमेंट्स है कि भाई जिसमें ये डिनाई कर दिया कि भाई देयर इज नो किड, देयर इज नो एचयूएफ। बट एट द सेम टाइम अदरवाइज भी जजमेंट्स है कि भाई जहां पर सिर्फ फैमिली को भी, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को भी एचयूएफ का ये स्टेटस दे दिया है। कौन सही कौन गलत ये तो नहीं, बट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जनरली जो एक्सपर्ट्स है वो बोलते हैं कि भाई दोनों व्यूज है, पर जो ज्यादा चलने वाले जो व्यूज है, जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई देयर शुड बी किड टू फॉर्म एन एचयूएफ। एचयूएफ फॉर्म होने के बाद उसका सेपरेट पैन कार्ड आ जाएगा, जो फोर्थ अल्फाबेट जो होगा उसका एच आएगा। जैसे अपन अपना देखे इंडिविजुअल का, तो फोर्थ अल्फाबेट जो होता है पैन नंबर में वो पी आता है, क्योंकि पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो वो पी आता है। कंपनी के लिए सी आता है, वैसे एचयूएफ के लिए एच आएगा, फोर्थ अल्फाबेट। तो वहां पर एचयूएफ का पैन कार्ड आ जाएगा। एचयूएफ में आप बिजनेस रन कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू कैन रन, मतलब ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते हो, आप कोई फैक्ट्री चला सकते हो, आप कोई इंडस्ट्री चला सकते हो, एनीथिंग कैन बी रन इन एचयूएफ।
HUF इज लाइक सेपरेट कंपनी, उसके जैसा ही चलता है, बस उसमें मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स होते हैं। HUF कैन हायर पीपल, HUF कैन हायर कंसल्टेंट, मतलब एक सीए को हायर कर सकती है, वहां पे एडवाइजरी सर्विस शुरू कर सकती है, बट सर्टिफिकेशन सर्विस नहीं दे सकती। हमने पीछे भी ये पिछले सत्संग में भी लिया था कि भाई HUF क्या नहीं कर सकता, तो वो प्रोफेशनल सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकती, बिकॉज इट इज नॉट अ रियल पर्सन। इट इज नॉट रियल पर्सन, मतलब सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन ह्यूमन ड्रीवन है, पर्सन ड्रीवन है, तो बीइंग सीए का साइन जो है वो HUF नहीं कर सकता। डॉक्टर की जो सर्विस है, डॉक्टर की एज अ पर्सन वो नहीं कर सकता, बट हॉस्पिटल रन हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर अपॉइंटेड होते हैं। तो HUF कैन बी एन हॉस्पिटल, वहां पर डॉक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, बट एक ओपीडी चलाना है या डिस्पेंसरी चलाना है तो दैट कैन नॉट बी रन इन HUF। वहां पे अपॉइंटेड डॉक्टर होंगे तो वहां हॉस्पिटल रन हो सकता है। तो इसी तरह से प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है। तो HUF के लिए ये हो सकता है। अब यहां पर अगर हमारे पास में कोई बिजनेसमैन है, उसको टैक्स प्लानिंग करना है, तो टैक्स प्लानिंग में ऐसा हो सकता है कि भाई वो 2 बिजनेस कर दें, कि भाई एक बिजनेस इंडिविजुअल के नाम पे रहे, एक बिजनेस HUF के नाम पे रहे, ऐसा बिजनेस हो सकता है। जनरली सैलरीड पर्सन के लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उनके पास कोई बिजनेस और ये होता नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो पर्सनल सर्विस है, पर्सन ड्रिवन सर्विस है, लाइक सीए सर्विस है वैसी है। तो HUF कांट प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट सर्विस, तो एम्प्लॉय नहीं हो सकता HUF, तो वहां पे इनकम जनरेशन हो नहीं सकता, तो वहां पे सिर्फ एडवाइजरी वगैरह हो सकता है। तो जनरली पीपल कैन डू द इन्वेस्टमेंट थ्रू HUF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट वहां पे ये चैलेंज है कि कॉर्पस कैसे जनरेट होगा। तो जनरली कॉर्पस जनरेट करने के लिए HUF में यू कैन जनरेट कॉर्पस थ्रू गिफ्ट इनिशियली, क्योंकि जैसे ही फैमिली बन गई तो HUF क्या है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। लाइक मेरे घर में बच्चा हो गया, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई ये तेरे फैमिली के लिए पैसा है, कि भाई ये गिफ्ट है 10,000 रुपए का, ये तेरे फैमिली के लिए, नॉट फॉर मी, इट्स फॉर फैमिली। तो नाउ इट इज फैमिली कॉर्पस। सो वो ऐसा गिफ्ट जो है जो फैमिली के लिए है कंप्लीट, वो HUF का कॉर्पस बन सकता है, वो HUF का कॉर्पस बन सकता है। अब इसमें HUF को दिया हुआ गिफ्ट, कि मैंने मेरे HUF को गिफ्ट दिया या मेरे पेरेंट्स ने मेरे HUF को गिफ्ट दिया, तो वेदर इट विल बी टैक्सेबल और नॉट, इसमें भी डाइवर्स व्यूज है। कि भाई कहीं पर ज्यादातर व्यूज ये है कि भाई HUF इज नॉट रिलेटिव एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वहां पर वो टैक्स होगा। किसी का व्यू ये है कि भाई मेरी खुद की HUF है, सिर्फ डिफरेंट एंटिटी होने से उसमें फैमिली मेंबर भी मेरे ही है, तो उसको रिलेटिव ट्रीट करना चाहिए और गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। दोनों व्यू है। जो कंजर्वेटिव और सेफर साइड जाना चाहते हैं उन्होंने उसको एग्जम्प्ट नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो समझो कि भाई उसको 3 लाख का गिफ्ट मिल गया, तो 3 लाख का गिफ्ट टैक्सेबल होने वाला है, पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख का, तो कोई टैक्स नहीं आएगा। तो वहां तक का गिफ्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज 50,000 के ऊपर का गिफ्ट तो टैक्सेबल है। तो 50,000 के ऊपर तो हमने तो ऑफर कर ही दिया था, बट 3 लाख तक टैक्स नहीं है, इसलिए वो टैक्स नहीं लगना है। तो कॉर्पस वैसे जनरेट हो सकता है थ्रू गिफ्टिंग फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, बट इट शुड बी टैक्सेबल एज अ कंजर्वेटिव व्यू। अग्रेसिव व्यू आप ले सकते हो कि भाई एग्जाम्प्ट है, आपके कोई पेरेंट्स उसमें 10 लाख 20 लाख का भी गिफ्ट दे सकते हैं फाइट करने का, और वो एग्रेशन लेके चल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिटिगेशन में जाके वो रिजॉल्व हो ही सकता है, क्योंकि उसके फेवर में भी जजमेंट्स है ही है। तो इस तरह से HUF जो है, HUF का प्लानिंग हो सकता है। ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा है HUF पे, मतलब हम 5-10 घंटे भी बोले तो कम ही पड़ने वाला है, बट ओवरऑल एक आइडिया दे दिया कि भाई HUF क्या होता है, कैसे वर्क करता है। राइट सर, यस। सो अगला क्वेश्चन है, कैन वी यूज LTCG अर्न इन स्टॉक्स टू बाय हाउस यूजिंग 54 विदाउट पेइंग टैक्स, 54F? 100%। हमने पीछे इस पे वीडियो भी बनाया अपने YouTube चैनल पे, 54F पे वीडियोस भी हैं, उसमें हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो किसी को और डिटेल में समझना होगा तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे यस आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट 54F के अंडर में। राइट सर। नवनीत पटेल जी का क्वेश्चन है, हाउ टैक्स वर्क इफ एनीवन हैविंग बोथ सैलरी प्लस STCG, 25 लाख सैलरी एंड 15 लाख STCG? सो टैक्सेशन बेसिकली कैसा होता है? सैलरी का तो नॉर्मल टैक्स रेट से सैलरी का इनकम हो जाएगा, बेसिक एग्जम्पशन चला गया, फिर 5%, 10%, 15 न्यू टैक्स रिजिम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो उस तरह से 30% तक ओवरऑल रोल ओवर हो जाएगा। STCG जो है, आई एम एज्यूमिंग कि भाई ये लिस्टेड सिक्योरिटीज का STCG 20% में टैक्स होना है, तो एनीवेज वो कुछ भी इनकम रहो, इवन दो यू आर इन 5% टैक्स ब्रैकेट, स्टिल इट विल बी टैक्स एट 20%। तो आप 30% में भी रहोगे तो 20% में ही टैक्स होना है। तो उसका STCG का जो है, जो अगर लिस्टेड है तो वो
मतलब 20% से होगा। अगर अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज का है जहां पर नॉर्मल मतलब बॉन्ड फंड्स वगैरह जो है, बॉन्ड वगैरह है डिवेंचर से, उसका अगर है तो वहां पर डीम्ड शॉर्ट टर्म करके उसको लिया गया है, कोई भी कैटेगरी का इनकम हो तो वो नॉर्मल स्लैब रेट से भी आते हैं। कुछ कुछ इनकम जो है नॉर्मल स्लैब रेट से आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वहां पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा 20% का। आपको नॉर्मल स्लैब रेट मतलब इफ 25 lakhs इज योर सैलरी देन इट विल बी इन 30% टैक्स ब्रैकेट। यहाँ पर लिस्टेड, अनलिस्टेड या लिस्टेड एंड अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज में दोनों में फर्क आएगा, नॉर्मल टैक्स रेट और प्रिजम्पटिव टैक्स रेट। राइट। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। Our house is currently under redevelopment and builder pays monthly rent to us. I Right. too pay rent to my landlord. Do I get benefit of this in the new tax regime and get taxed only on the difference? राइट अब ऐसा है कि भाई हमने अभी पिछले वीक में ही मंडे को ही हमारा वीडियो आया है इस पे रीडेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मतलब रेसिडेंशियल सोसाइटीज के ऊपर टैक्सेशन कैसे होगा इन द हैंड्स ऑफ फ्लैट होल्डर। तो वहां पर हमने मेंशन किया है कि भाई अगर रेंट आ रहा है आपको तो देयर आर जजमेंट्स, वहां पर कोर्ट जजमेंट्स है विच इज सेइंग कि भाई आपको ये कैपिटल रिसीट है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होगा ही नहीं। तो ऐसा जजमेंट आया हुआ है, बॉम्बे आईटीआईटी का भी अपना, महाराष्ट्र का भी जजमेंट आया हुआ है। तो उसके बेसिस पे लोगों ने ये करना अप्लाई करना शुरू कर दिया उसको, तो ये ऑल टुगेदर टैक्सेबल नहीं होगा, ऐसा जजमेंट है। इसके अगेंस्ट में भी जजमेंट है, उसके अगेंस्ट में भी जजमेंट है, जैसा आप स्टैंड ले रहे हो वैसा भी जजमेंट है कि भाई आई हैव रिसीव्ड रेंट लेस आई हैव पेड रेंट, बैलेंस आई एम गेटिंग टैक्स्ड। तो पर ये पुराने जजमेंट्स है, इस पे काफी जजमेंट्स है, मतलब कहीं कहीं पर ये भी जजमेंट्स है कि भाई जो रेंट आया है उसको टैक्सेबल होगा, जो रेंट आपने पे किया है उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी जजमेंट्स है, थोड़े वियर्ड जजमेंट्स भी हैं, बट वहां के फैक्ट्स और वो सिचुएशन के हिसाब से वो जजमेंट रहने के चांसेस है। बट अभी जो चल रहा है ज्यादातर, जो हमने वीडियो में सारे जजमेंट्स भी मेंशन किए हैं, तो आप वीडियो यूट्यूब पे जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं जहां पे हमने ये मेंशन किया कि ऐसे रीडेवलपमेंट प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल होना है क्या नहीं होना है। तो वहां पे रेंट का हमने बोल दिया है कि भाई यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा, उसकी जजमेंट भी मेंशन की है उसमें। राइट। शुभम जी का क्वेश्चन है, सर आई एम अ सैलरीड पर्सन विद म्यूचुअल फंड गेन्स, देन डू आई फिल फॉर्म 1 और 2, मतलब ITR 1 और ITR 2? आई थिंक ITR 2 एप्लीकेबल होगा शुभम सर आपको। यस। और एक चीज जो है, अभी ये फॉर्म्स आए हैं आईटीआर के, तो उसमें ये आया है कि जब हमने देखा कि फॉरेन एसेट्स और इनकम जो डिक्लेयर करने हैं, तो किसी किसी के पास कोई भी इनकम नहीं है, लाइक ओनली इंटरेस्ट इनकम है, तो वो जा सकता है आईटीआर 1 के लिए फाइलिंग के लिए। तो वो आईटीआर 1 में एंड आईटीआर 4 में फॉरेन एसेट्स और इनकम डिक्लेरेशन का कॉलम ही नहीं है। तो मतलब इसका मीनिंग ये है कि भाई इफ यू हैव एनी फॉरेन असेट्स, इवन अ जीरो बैलेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट और इवन अ $1 इनकम इन फॉरेन कंट्री, तो वहां पर यू हैव टू गो फॉर आईटीआर 2 और 3 ओनली, क्योंकि उसी में ये मेंशन्ड है, इसी में ये शेड्यूल है। तो आपको वो भी करेक्ट देखना है कि भाई आपके पास में आप फॉर्म कौन सा चूज कर रहे हो। तो अभी अगर आप रिवाइज रिटर्न करोगे तो मे बी आपको वो रिवाइज रिटर्न में वो चेंज भी करने देगा कि आईटीआर 1 किया होगा, तो आपको 2-3 में वो भी रेक्टिफाई करके लेना पड़ेगा आपको। Yes. जुगल जी का क्वेश्चन है, हाउ इज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स व्हेन डिसॉल्विंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? हाउ इज टैक्स इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स? आर देयर एनी वेज टू सेव टैक्स? अब शेयर होल्डर्स के हाथ में ये इतना स्ट्रेट तो ये नहीं है कि भाई हम इसको स्ट्रेट अवे आंसर करें। जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो सारे असेट्स लिक्विडेट होते हैं, उसमें जो बैलेंस होता है वो शेयर होल्डर्स को पे होता है। शेयर होल्डर को जो मिला है, अभी इसमें थोड़ा सा ये है कि भाई जो एक्रूड मतलब एक्यूमुलेटेड रिजर्व है उसका टैक्सेशन और शेयर्स के अगेंस्ट का टैक्सेशन, तो आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस राइट नाउ, बट इसको हम आंसर करने का ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा देख के, क्योंकि इसमें हो सकता है डिविडेंड का भी टैक्सेशन आ जाए, क्योंकि एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स है उसके ऊपर डिविडेंड का आ सकता है। नहीं तो प्लेनली कैपिटल गेन आना चाहिए कि भाई 100 रुपीज का मेरा स्टॉक था, अभी वो मुझे 1000 रुपीज मिल रहे कंपनी से, तो ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है वो आना चाहिए था। बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, तो इसको हम पार्क रखते हैं इस क्वेश्चन को। वापस इसके ऊपर राइट, नेक्स्ट इसमें हम इसके ऊपर क्लैरिटी देंगे। राइट। अगला क्वेश्चन है, आई एम अ कंसल्टेंट वर्किंग फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांस,
and along with I have a full-time job. How can I file income tax? Last year I have filed ITR 4. राइट, तो आपके लिए तो फ्रीलांसिंग इनकम मतलब यू माइट हैव फाइल्ड इन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 ईडीए में किया होगा आपने। तो 44 ईडीए में प्रिज्यूमिंग कि आपका 75 लाख या 50 लाख के बिलो होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका फ्रीलांसिंग इनकम, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन गो अंडर 44 ईडीए। तो आप आईटीआर 4 में यू मे बी करेक्ट इन फाइलिंग दैट। इफ यू आर नॉट गोइंग विद दैट तो आपको आईटीआर 3 करना पड़ेगा, वेर इन आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करके आपको इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट फाइल करना होगा। तो आपने वो देखना है कि प्रिजम्पटिव में जा रहे हो आप या रेगुलर में, नॉन प्रिजम्पटिव में जा रहे हो, तो 3 या 4 आपको लग जाना चाहिए। राइट सर। अगला क्वेश्चन है, सेकंड में बस इसको लगा देता हूँ। हेलो, कैन वी स्विच बिटवीन फ्रॉम न्यू रिजिम टू ओल्ड रिजिम आफ्टर फाइनेंशियल ईयर? आई थिंक यस कर सकते हैं सर इसको, राइट? या फिर बिजनेस के रिलेटेड कुछ खाली रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, सिर्फ नॉन बिजनेस वाले कर सकते हैं, जिनका बिजनेस इनकम है, दे हैव ओनली वन अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जहां पे वो स्विच कर सकते हैं वंस, बस। बाकी अदर देन बिजनेस इनकम तो आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट कि भाई फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही आपको करना है, रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले आपको वो फॉर्म भरना है और वो कर लेना है, राइट। अगला क्वेश्चन है, इफ आई पे बिल्डर in installments by selling my mutual funds, will I get benefit of 54F on capital gains? I think yes, right? सेम हमारा इस पे वीडियो है ही है, 54F के रिलेटेड डिटेल वीडियो है, और प्लस रीडेवलपमेंट के रिलेटेड भी है। तो ये तो रीडेवलपमेंट के रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर 54F में ये हो सकता है कि भाई बिल्डर का जो काम है कपल ऑफ ईयर्स तक चलने वाला है, मैंने आज बुक किया, 3 साल तक हमको इंस्टॉलमेंट देना है और पोजीशन 3 साल में लेना है। तो आज अगर मैं म्यूचुअल फंड सेल करता हूँ तो मुझे 3 साल तक कंस्ट्रक्शन करना अलाउड है, तो उसके, या 2 साल तक परचेस करना अलाउड है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस साल में किया, कैपिटल गेन हुआ, वो मैंने इन्वेस्ट किया। कैपिटल गेन नहीं, बिकॉज इट इज 54F, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू रेसिडेंशियल नहीं है, 54 में नहीं है, 54F है। तो टोटल सेल कंसिडरेशन मुझे इन्वेस्ट करना है। लाइक मैंने 10 लाख के सेल किए हैं म्यूचुअल फंड, उस पर मुझे 1 लाख का गेन है, तो भी मुझे 10 लाख पूरे इन्वेस्ट करने हैं उस साल में। देन आई केम टू नेक्स्ट ईयर में मैंने 15 लाख के सेल कर दिए म्यूचुअल फंड, वहां पे मुझे 5 लाख का गेन हुआ है। तो मैंने अगर बिल्डर को वापस 15 लाख अगर दे दिए हैं तो नथिंग टू वरी, वहां पर भी मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा अगेंस्ट द सेम हाउस प्रॉपर्टी। आई नीड नॉट हैव टू गो फॉर द न्यू हाउस प्रॉपर्टी। तो मल्टीपल ईयर्स में सेम हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम बेनिफिट ले सकते हैं अगेंस्ट डिफरेंट कैपिटल गेन्स ऑल्सो। तो मैंने इस साल म्यूचुअल फंड बेचे, अगले साल शेयर्स बेचे, उसके अगले साल प्रॉपर्टी बेच दी, कैन बी। तो मल्टीपल असेट क्लास के कैपिटल गेन के अगेंस्ट में, एक ही हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मैं डिडक्शन मतलब 54F क्लेम कर सकता हूं। 54 भी सिमिलर वे में ही हो सकता है कि मैं एक हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी बेच के डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। तो ये आपको अलाउड है, आप डिटेल में वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आया एकदम सबसे छोटा क्वेश्चन है सर, मतलब लिखने में। आईपीओ टैक्स, मतलब बहुत सारे लोग आईपीओज को अप्लाई करते हैं, आईपीओज आते हैं, तो अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो उसके ऊपर का टैक्स कैसा होगा? सो आई थिंक मार्केट के जैसा ही सेम होगा होल्डिंग के ऊपर, फिर भी आप बता नहीं, सकते हैं? जो नॉर्मल में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही अपना जो है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में ही जाना है, क्योंकि अभी हमने इन्वेस्ट किया और आईपीओ में लगा और आपने बाद में तुरंत बेच दिया, आप तो कोई 12 मंथ्स के लिए होल्ड नहीं कर रहे हो। तो इवन दो इट इज लिस्टेड सिक्योरिटीज होते हुए भी आप उसको 12 महीने तक अगर होल्ड नहीं करोगे तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा और शॉर्ट टर्म पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आईपीओ के लिए अलग कुछ नहीं है, इट इज बस आपका परचेसिंग वे इज डिफरेंट। यू आर गोइंग प्राइमरी मार्केट इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज से परचेस कर रहे हो, प्राइमरी मार्केट मतलब आपने डायरेक्टली कंपनी में आईपीओ में अप्लाई किया था। तो इधर वे आपके पास में तो है सिक्योरिटी, वो लिस्टेड है, उसको आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, दैट्स ऑल। तो ये लिस्टेड सिक्योरिटी नॉर्मल मार्केट का जैसा होता है स्टॉक्स का, सेम उसी नॉर्मल स्टॉक के हिसाब से ही हो जाएगा। राइट। सर, माय मदर retired at 58 years in June 24. Her approx income is 7.9 lakhs, but not paid any advance tax. Should we need, and how much? अब क्योंकि ईयर्स है तो ये
सीनियर सीनियर सिटीजन कैटेगरी के नहीं। बिलो हो गए हैं। अगर ये राइट। सीनियर सिटीजन होते और अदर देन बिजनेस इनकम होता तो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एडवांस टैक्स, इवन दो उनका कितना भी टैक्स रहो, मतलब उनका 10 लाख का भी टैक्स रहे तो भी दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एडवांस टैक्स, मतलब उनको एडवांस टैक्स से एग्जम्पशन दिया गया है। बट बिकॉज योर मदर इज नॉट 60 ईयर्स ओल्ड, सो इनको एडवांस टैक्स के प्रोविजन हिट होने हैं। तो इनकम किस नेचर का है अब ये मैटर नहीं करता है, आपको जहां जहां पे भी इनकम आ रहा है वैसे वैसे आपको एडवांस टैक्स के सारे इंस्टॉलमेंट भरने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक कैच पॉइंट हो सकता है, मतलब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये रहने वाला है कि भाई आपको कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन आपको अभी हुआ है, वी आर सिटिंग इन जनवरी, तो आप जून का और सितंबर का और दिसंबर का इंस्टॉलमेंट कैसे भरोगे? तो उन्होंने कैपिटल गेन के लिए लीवे दिया हुआ है। डिपार्टमेंट हैज सेड कि भाई जिस क्वार्टर में आपको कैपिटल गेन हुआ है उसका जो भी नेक्स्ट इमीडिएट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा वहां से आप कंप्लाई करो। मतलब अब अगर मुझे 1 दिसंबर को अगर कैपिटल गेन होता है तो मुझे 75% 15 दिसंबर को और 100% मार्च में भरना है। अगर मुझे जनवरी में इनकम होता है तो उसका 100% टैक्स मुझे मार्च में भरना है। तो आई डोंट हैव अदर इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल विथ मी, सो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अदर देन कैपिटल गेन इनकम एवरीथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, मतलब एफडी है कुछ भी है तो वो आपको वहां पे वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट में ही भरना है। तो एफडी इंटरेस्ट इवन दो इट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, आपको साल भर का प्रिडिक्ट करके आपको 15 जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में सब में भरना है। राइट। यस। ये उसी एडवांस टैक्स के रिलेटेड संजय जी का क्वेश्चन है, इफ आई हैव अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, इज आई एम लायबल टू पे एडवांस टैक्स बिकॉज 3 मंथ्स लेफ्ट इन मार्च, मे बी प्रॉफिट अमाउंट कैन चेंज। राइट। तो जैसे आपका अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो है ये आई थिंक आप सेम क्वेश्चन पे है जो पिछला क्वेश्चन था कि आपको एडवांस टैक्स कैसे कंप्लाई करना है। तो जिस भी क्वार्टर में आप बेच रहे हो उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से आपको कवर अप करना है। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 15% का है 15 जून का, सेकेंड है 45%, थर्ड है 75% और लास्ट है 100% का, 90%, 100%, वट। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जिस भी क्वार्टर में आपका कैपिटल गेन हो रहा है वहां से आगे के इंस्टॉलमेंट आपको फॉलो करना है। अब मैं मान रहा हूं आपका कि भाई अग्रवाल जी आपका जनवरी में अभी कैपिटल गेन होने वाला है या यहां से आगे कैपिटल गेन होने वाला है टिल द एंड ऑफ मार्च। तो अभी अगर जनवरी में होता है तो आपको 15 मार्च का इंस्टॉलमेंट ओबे करना है, उसमें भरना है। अगर मान लेते हैं कि आपको 30 मार्च को कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो भी 31 मार्च को आपको उसका इंस्टॉलमेंट भरना है, क्योंकि मार्च में जो भी इनकम होगा उसका 31 मार्च तक आपको तो फॉलो करना है। उसके बाद अप्रैल में जाएंगे तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, उसके बाद में मंथली इंटरेस्ट है तो आपको वो लग जाएगा। तो आपको जिस भी ईयर एंड तक जहां पर भी आपको गेन हो रहा है उसको ईयर एंड के पहले पहले ही आपको एडवांस टैक्स 100% कवर अप कर लेना है। तो वैसे आपको ये होप कि आपका यही सवाल रहेगा, आपको अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आप वापस से लिख सकते हो उसमें। My राइट। sister is in USA for studies and earning stipend. However, her residential status is NRI. Is she liable to pay tax in India? हाँ, बीइंग नॉन रेसिडेंट इन इंडिया वो वहां पर हैं तो इंडिया में तो सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगा फॉर एनआरआईज। अगर एनआरआई हैं तो एनआरआईज के लिए इंडिया ग्लोबल इनकम टैक्सेशन नहीं होता है, सिर्फ रेसिडेंट एंड दैट आल्सो द ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो वहां पे उन्हीं के लिए ये टैक्सेबल होना है। तो यहाँ पर बीइंग नॉन रेसिडेंट तो वो आपको फॉरेन इनकम जो स्टाइपेंड जो है वो आपको टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो होप कि भी वो अगर वहां पे पढ़ रही है तो उनको स्टाइपेंड भी वहां पे ही मिल रहा है, ऐसा ही समझ रहा हूं मैं। तो वहां पर मिल रहा है इसलिए वहां पर ये होगा। अगर इंडिया में मिलता तो इंडिया में टैक्स हो ही जाता था डेफिनेटली, अगर रिसीव्ड भी होता तो भी। राइट। Okay, sir. (54F) के related question है sir आगे. Hello sir, can I invest in stock market via proprietorship and LTCG earn from proprietorship to buy the land and build house using 54F? So ऐसा हो सकता है सर? अभी प्रोप्राइटरशिप और ये ऐसा तो कुछ अलग होता नहीं है। प्रोप्राइटरशिप तो ये एक टर्मिनोलॉजी फॉर बिजनेस पर्पस के लिए है तो इंडिविजुअली है। पैन कार्ड तो मेरा ही है, मेरे पैन कार्ड पे ही प्रोप्राइटरशिप इन अ सेंस, प्रोप्राइटरशिप में मैं अपने बिजनेस को एक नाम दे सकता हूँ। बीइंग योगेश कटारिया, मेरे नाम से बिजनेस नहीं रन करना है मुझे, XYZ ट्रेडर्स करके करना है मुझे, तो मैं वो दे सकता हूँ अगर आई फॉर्म प्रोप्राइटरशिप।
तो मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करके उसका मैं शॉप एक्ट, एमएसएमई ये सब लेके मैं उसको एक डिफरेंट ट्रेड नेम के साथ में रन कर सकता हूँ, बट वो है तो प्रोप्राइटरशिप ही, तो मतलब इंडिविजुअल के जैसे ही होना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न इन प्रोप्राइटरशिप इज एज गुड एज अर्न बाय मी ओनली। एक्चुअली प्रोप्राइटरशिप तो बिजनेस के लिए है, वो तो कैपिटल गेन के लिए है भी नहीं, तो प्रोप्राइटरशिप के इनकम के रिलेटेड तो वो है ही नहीं, वो मेरे इंडिविजुअल बैलेंस शीट पे ही जाना है कैपिटल गेन। फिर उसमें जो कैपिटल गेन हो रहा है दैट विल गो फॉर बाइंग अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी अंडर 54F। तो हाउस प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आपको जो टाइम लिमिट दिया है कंस्ट्रक्शन का 3 इयर्स का, उसमें आपको बस वो टाइम लिमिट फॉलो करना है। यू कैन बाय लैंड, यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑन दैट एंड आप उसको कवर कर सकते हो। आपका ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे ये कि भाई आपका मान लेते हैं कि भाई 1 करोड़ में आपने 1 करोड़ का आपका स्टॉक्स बेचा गया है, उसमें मान लेते हैं 50 लाख का गेन था। टोटल रिसीट इज 1 करोड़ 50 lakhs is capital gain included in that। तो आपको अगर लैंड और लैंड लेके घर अगर कंस्ट्रक्ट करना है और आपने ये देखा कि भाई 1.5 करोड़ की तो लैंड ही है, तो आपने 1.5 करोड़ मतलब ये 1 करोड़ आया है वो उसमें दे दिया, तो आपका तो हो गया 1 करोड़ का, जो 1 करोड़ में 1 करोड़ के ही स्टॉक्स आपने बेचे थे वो आपके वहां पे इन्वेस्ट हो गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो वहां पे इन्वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका हो गया अब टैक्स नहीं लगेगा, अनलेस एंड अनटिल house has been constructed that 54F benefit will not allowed to you। तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा, इवन दो कंप्लीट इनकम और कंप्लीट सेल प्रोसीड हैज गॉन इनटू द लैंड इटसेल्फ। आपके पास घर बनाने के लिए पैसा ही नहीं बचा है, फिर भी अगर आपको बेनिफिट लेना है उसका तो आपको घर बनाना ही पड़ेगा। इट इज नॉट फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। आपको 3 साल के होरिजोन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज अलाउड विद इन 3 इयर्स, तो आपको 3 साल के होरिजोन में उसको कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, इवन दो वो स्मॉल क्यों ना हो। आप छोटा सा 1 BHK क्यों नहीं उस पे कंस्ट्रक्ट कर देते हो। इट इज ऑल्सो देयर आर जजमेंट्स कि भाई इवन दो छोटा सा भी बनाया तो भी, लैंड इवन दो बड़ी है और उन्होंने छोटा भी घर बनाया तो भी इट इज हाउस एंड इट इज स्टेबल, मतलब वहां पे रह सकते हैं, तो इट इज अलाउड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पर आपने घर बनाना जरूरी है। घर बनाना, राइट। ये रीडेवलपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है सर। आई एम गेटिंग 2 फ्लैट्स फॉर 1 कमर्शियल शॉप फ्रॉम बिल्डर इन रीडेवलपमेंट। इज दिस केस डिफरेंट प्रोविजंस है या सेम एज डिस्क्राइब्ड इन योर रीडेवलपमेंट टैक्स का? सिमिलर वे में जाएगा, बस वहां पर हमको 54 लगना था जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन के लिए, यहाँ पे 54F लग जाएगा कि वे 54F अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यू आर सरेंडरिंग एंड यू आर गेटिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वहां पर 2 सिनेरियोज है, एक तो फ्लैट सरेंडर करके फ्लैट मिल रहा है तो ये 54 में जाएगा, तो सिर्फ गेन अमाउंट इन्वेस्ट करना था। यहाँ पर आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी जा रहा है और रेसिडेंशियल आ रहा है, तो भी द सेम अमाउंट जो सरेंडर हो रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप ले रहे हो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो पूरा के पूरा इन्वेस्ट हो ही गया है आपका, आपने कुछ लिया नहीं है अदरवाइज, तो आपका पूरा के पूरा वो इन्वेस्ट होने के कारण से आपको उसका 54F का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर नॉट ओनिंग मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सरेंडर ऑफ द योर कमर्शियल प्रॉपर्टी। क्योंकि 54F में कंडीशन है, 54 में कोई कंडीशन नहीं कि भाई रेसिडेंशियल सरेंडर है तो नया रेसिडेंशियल लेना है, इवन दो आई एम होल्डिंग 10 हाउस प्रॉपर्टीज इन हैंड। जब मैं सरेंडर कर रहा हूं तब मेरे पास में 10 हाउस प्रॉपर्टी, तो भी कोई मैटर नहीं कर रहा है। पर मैं अगर 54F के लिए जा रहा हूं तो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में सरेंडर कर रहा हूं, तो मेरे अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सरेंडर करके मैं 54F का बेनिफिट ले रहा हूं, तो वहां पर ये कंडीशन है कि भाई उस दिन, जिस दिन मैं मेरे कमर्शियल प्रॉपर्टी सरेंडर कर रहा हूं, जिस दिन मैं एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ, उस दिन मेरे पास में मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए, मेरे पास में एक से ज्यादा घर नहीं रहना चाहिए। इफ आई एम ओनिंग मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी तो आपको ये 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंडीशन 54F के कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहे, तो आप उसमें फॉल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको प्लान करना होगा तो उस तरह से प्लान भी करना कि भाई उसके पहले अगर 2 प्रॉपर्टी हो तो भी आपको एक हाथ सरेंडर कर देना पड़ेगा। सो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि अभी इनका एक कमर्शियल शॉप जा रहा है, बट ये 2 नए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सो इज इट अलाउड? मतलब बेचते टाइम तो ये चीज है कि भाई 2 हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो और अगर वो दोनों कनेक्टेड नहीं है, वो अगर एक यूनिट नहीं बता सकते तो इसमें भी चैलेंज आ सकता है। और इसमें जो पीछे जो एक रेगुलेशन लाया था कि भाई 2 हाउस प्रॉपर्टी वंस इन अ लाइफ टाइम हम ले सकते हैं, तो उसमें अगर फॉल होता है तो ठीक है। बाकी वो 54F के लिए भी अप्लीकेबल थे शायद, या सिर्फ 54 में थे, आई एम नॉट वेरी श्योर। वो 2 करोड़ का लिमिट है उसको। हाँ, वो 2 करोड़ का ही लिमिट है उसको।
2 करोड़ से ज्यादा गेन नहीं होना चाहिए उसमें, और वो 2 हाउस प्रॉपर्टी ले सकता है वंस इन अ लाइफ टाइम। हाँ, यहाँ पर आप अगर आपको प्लान करना है तो अगर वो कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी जो है, कमर्शियल शॉप जो है वो अगर ज्वाइंट नाम पे रहेगा, 2 नाम पे रहेंगे, तो 2 लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं, दोनों के नाम पे एक फ्लैट करके। मतलब इवन दो वी बाय इन ज्वाइंट नेम, बट ये शो हो सकता है कि भाई दोनों की अलग अलग है, तो ऐसा प्लान हो सकता है। बट एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है कि भाई 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो अनलेस एंड अनटिल दैट कंडीशन गेट फुलफिल्ड। तो ये भी एक कैच है यहाँ पे कि 2 फ्लैट मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे हम। तो जॉइंट में अगर हो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉइंट में नहीं है तो वो हमको देखना है। राइट सर। अभी एक क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, वेरी नीडफुल थीम फॉर अस सर, प्लीज डू दिस वंस अ वीक। ये जो टैक्स सत्संग कर रहे हैं, डिफरेंट वॉच लिस्ट इन यज्ञ। एक्चुअली सर, सुनील सर, ऑलरेडी प्लेलिस्ट ऑलरेडी है टैक्स के, बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी यज्ञ के चैनल पे है, सो आप उस देख सकते हैं। बिल्कुल हम So I ट्राई think करेंगे। हम अभी तो क्या है, अल्टरनेट वीक करने का भी ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वी विल ट्राई टू बी एवरी वीक। राइट राइट। आई थिंक सो सर 45 मिनट्स हो गए। एक लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। अभिषेक एंड गौरी, हाय सर, माय डैड हैड सरेंडर्ड यूलिप after paying for 10 years, each payment being 5 lakhs. Now on surrendering he is getting 80 lakhs. How does this money gets taxed? So I think इसमें बजट में कुछ अमेंडमेंट आया था 2021 में, कि जिसके हिसाब से कि अगर 2.5 लाख के ऊपर प्रीमियम है, सो वो टैक्सेबल होना था। बट अगर ये 10 रहेंगे। इयर्स है, उसके पहले वाला है, तो उसका शायद पहला से वो है। एक नहीं होना है, तो उसमें वो तो अलाउड रहना है इसमें। अब इसमें ये तो अगर यूलिप है और इसमें यूलिप में अगर लाइफ भी कवर है, लाइफ कवर है और वो कंडीशन फुलफिल होती है, तो इसमें तो वैसे भी 10 साल तक का भर के हमने अगर 80 लैक्स लिया है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पे टैक्स होना चाहिए, क्योंकि यूलिप है, इंश्योरेंस है। तो इस राइट हिसाब से यहाँ पे टैक्स नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वी सी दैट डॉक्यूमेंट कि भाई 10 टाइम्स और वो जो है प्रीमियम का कंडीशन, वो अगर फुलफिल होता है तो जनरली रहने चाहिए, क्योंकि उस समय में सारे ये कंडीशन के साथ में ही यूलिप्स आते थे, तो यहाँ पर टैक्स नहीं आना चाहिए। एक आपको ये समझने के लिए ये एक पॉइंट ये हो सकता है, कैच पॉइंट, कि आपका टीडीएस अगर डिडक्ट नहीं हुआ है इस पे, इस मैच्योरिटी पे, तो आपको ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। अगर कोई टैक्सेबल है तो उसका टीडीएस गवर्नमेंट डिडक्ट कर रहा है। तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ही आप रिवर्ट बैक कीजिए, नहीं तो आपका एग्जाम्पशन में जाना चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। तो आपको अगर वो आप पॉलिसी और डॉक्यूमेंट आप इस पे भेज देंगे यदि के हमारे कॉन्टैक्ट इस पे, तो हम आपको उसको मेल पे भी रिवर्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं। आप डॉक्यूमेंट भेजिए अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो फिर हम आपको उसका टैक्सेशन कैसे होगा वो बताते हैं। अदर देन दैट आपका तो एग्जम्प्ट होना चाहिए, ऐसा लगता है। राइट राइट सर। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। और भी क्वेश्चंस है सर, बट हाँ, ऑलरेडी क्वेश्चन है। मैं नोट डाउन करके रख रहा हूँ, सो होपफुली नेक्स्ट सेशन में हम Next session में we'll try to यस answer all these questions and we will try to come once in a week. But अभी थोड़ा सा जरा ये है, तो हम ऐसे मार्च तक हम अल्टरनेट वीक चलेंगे। मार्च के बाद तो वैसे भी नीड रहेगी, तो हम वैसे भी ट्राई करेंगे, एवरी वीक हम आने का ट्राई करेंगे। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सभी ने ज्वाइन करने के लिए।